आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उद्देश्य क्या है? नमस्कार सारे पत्रकार बंधुओं को। मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हमें जब से हमने पार्टी बनाई है हिंद अमन पार्टी, जब से हमें लगातार धमकाया जा रहा है। पहले हमें बीजेपी के लोग धमका रहे थे, अब हमें आम आदमी पार्टी के लोग धमका रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के काउंसलर का एक चमचा था और वो हमें लगातार हमारे फेसबुक में बदनाम कर रहा था। और अब उसके बाद में जो एक ओखला का एक काउंसलर वो इमाम बताता है। आपको बता दूं कोई इमाम नहीं है, लगाता है, क्योंकि उसके साथ कई बार पिस्टल पकड़ी गई हैं और वो खुद अपने मुंह से कराया एक रिकॉर्डिंग में कि मैं 2 साल आउट ऑफ जामिया रहा हूं। और अभी उसने लेटेस्ट एक प्लॉट पे कब्जा किया है और वो बेचारे बहुत शरीफ आदमी है और उनके प्लॉट पे कब्जा करके उसको अवैध निर्माण करके बना के बेच रहा है, दबंग लोग बेच रहा है। वो दबंग लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और उनका कारोबार मतलब एक किस्म के टैक्स चोर हैं, वो जो सरकार को पूरी तरीके से टैक्स नहीं दे पा रहे हैं और उनको उन्होंने बेच दिया दबंग तरीके। उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्र के विधायक और काफी आम आदमी पार्टी के लोगों का हाथ है। तो ये मुद्दा जब मेरे पास आया, क्योंकि मैं जन समस्या लोगों की सुनता हूं अखबार के माध्यम में, 30 साल पुराना पत्रकार हूं, राजनीतिक पार्टी मैंने अभी रजिस्टर्ड कराई है। तो उन लोगों ने मुझे पहले कहा कि भाई आप इस केस को वापसी ले लो और हाईकोर्ट में आप चले गए, इसका अच्छा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा भाई ये तो केस हमने कानून के दायरे में करने को और कानून के दायरे में हमारा अधिकार है बात करने का, लेकिन वो लोग नहीं माने। आखिर में वो मुझ पर बदतमीजी से उतर आए और मैंने उनको जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज डबिंग करके पूरे वीडियो वायरल करे। मेरे भारत के एक राज्य है बिहार, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वो दिल्ली में रह करके गुंडागर्दी मचा रहे हैं, खासतौर से ओखला के अंदर। पंडित जी, सवाल ये है कि आप जिन लोगों के बारे में बोल रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है, पूरी बात विस्तार से बताइए। कौन लोग हैं ये क्या नाम है, क्या करते हैं ये एक मेरे पास तो मैं जानता नहीं, ये मेरे पास मैंने देखा, आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि ये एक कोई व्यक्ति है। आप चेहरे से भी देख सकते हैं, देखने में गुंडा और अपराधी सा लग रहा है। ये पिस्टलों के साथ और इसको ईडी और ये के 2 साल लगभग खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि मैं बाहर रहा हूं। इसने मुझे लगातार कॉल की है, देखिएगा 4 मिस कॉल है। एमएलए साहब की भी मिस कॉल है इसमें। एमएलए साहब का मैं फोन नहीं उठा रहा कि क्यों मैं डर गया, भाई मैं इतने बड़े लोगों से कौन लड़ेगा, मेरी तो बनी नहीं पार्टी है। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुझे लगातार कॉल की, मैंने उठाया तो उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश करी। मैंने उसके बाद में शिकायत दी है, एसएचओ, कमिश्नर, डीसीपी और सबको मैंने शिकायत दी है। और मैंने एसएचओ जामिया नगर को कॉल की तो जामिया नगर ने पहले ही मुझे इस बार धमका चुका है। मैंने 100 नंबर को कॉल की थी, मैं 112 पे कि जी मुझे गोली मारने की धमकी दी जा रही है और मैंने रिटर्न में कंप्लेंट। कल भी मैंने जब अपनी घटना के बारे में बताया, परसों सॉरी, तो उन्होंने मुझे धमकाया, कहा कि तुम ज्यादा वो कर रहे हो। और मतलब जो उनको लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब एक किस्म का ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपराधी या घुसपैठिया या क्या भूमाफियाओं का साथ देने वालों की हो। कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से बताइए। धमकी किसने दी आपको और क्या धमकी? ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस नंबर से धमकी आई है उसका नंबर है 9891414845। ये अपने आप को इमाम सिद्दीकी बताता है, लेकिन इसका नाम है गुड्डू एंड लड्डन। ये लड्डन के नाम से, लड्डन बदमाश के नाम से मशहूर है। क्या करते हैं ये लोग, इनका क्या व्यवसाय है? इनका काम है कि जी जमुना के किनारे जो जमुना की खाली खादर होती है वहां पर ये पहले झुग्गियां बसाते हैं रोंगनिया बांग्लादेशियों को बुला करके, जिसपे हमने हाईकोर्ट से भी क्या नाम है नोटिस करा रखे हैं। उसके बाद में झुग्गी हटाकर बिल्डिंगें बनाते हैं और फिर सीधे साधे भोले लोगों को बेच के भग जाते हैं। फिर वो बिल्डिंग या तो गिर जाती है, उसे एमसीडी या सरकार आके तोड़ देती है। तो हमने वो मुहिम चला रखी है और दिल्ली हाईकोर्ट से भी हमने आदेश पारित करा रखे हैं और जजमेंट भी पास करा रखी है। लगातार आपके ऊपर अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, लोगों को गाली गलौज करना और इस तरह की बातें सामने आती हैं, आए दिन आप पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरीके से खंडन करेंगे इसका? देखिएगा, आपको मेरी बातों से लग रहा होगा मैं गाली जुबान से दे भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि गाली हमारे खानदान में कोई बक ही नहीं सकता। आप मैं बात कर रहा हूँ तो देखे मुझे हंसी भी आ रही है, मेरी जुबान से फूल से झड़ती है जब मैं बात करता हूँ। ये लोग तो बदतमीज लोगों का काम है गाली बकना। गाली बकना अच्छा नहीं है समाज के लिए। मैं तो सामाजिक आदमी, 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। कई सारी रिकॉर्डिंग भी आपकी साझा की गई है सोशल मीडिया पे, गाली गलौज करते हुए, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए, लोगों को धमकाते हुए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उसकी जांच करा लें। जांच कराने के बाद में पता पड़ जाएगा वो आवाज डब की हुई है, मेरी कोई आवाज नहीं है। मैं क्यों गाली किसी को क्यों बकूंगा? मैं एक राजनीतिक पार्टी चला रहा हूँ, मैं गाली बकूंगा? छोटे लोगों के लिए गाली बकूं मैं? ये छोटे लोग गाली बकने लाए गए हैं। इनको तो क्या नाम है, मेरी पार्टी से बहुत जलन है, मेरे न्यूज़पेपर से और मेरी न्यूज चैनल से बहुत जलन है
और मेरी तरक्की और मेरे देश के अंदर जो मैंने फैलावा पार्टी का चल रहा है उससे बहुत जलन हो रही है, रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। ये जब से आपने पार्टी बनाई है तब से समस्या आ रही है, जब से आप पहले से जब न्यूज वगैरह चलाते थे तब से समस्या आई? देखिएगा, ये समस्या तो न्यूज पे हम इतनी नहीं आती थी, लेकिन जब से मैंने पार्टी बनाई है तो इन्होंने पहले तो मेरी पार्टी को रोकने की कोशिश की। 2 साल मुझे क्या नाम है इलेक्शन कमीशन ने रोका, कहा कि जी ये बहुत सारी कमियां बताई, ऑब्जेक्शन है। फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हमें इलेक्शन कमीशन उनकी पार्टी रजिस्टर्ड करके दो। तो जब से मेरी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, मतलब मैंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया, तब से लेकर के मुझ पर लगातार, जिस दिन से रजिस्टर्ड मेरी पार्टी हुई उस दिन से तो बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है। बस ये कह रहे लोग का तुम अपनी पार्टी को विड्रॉ कर लो, तुम क्या नाम है इस पार्टी में आ जाओ, तुम उस पार्टी में आ जाओ, तुम्हें ये पद दे देंगे, तुम्हें वो पद दे देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे देश की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, हिंदू मुसलमान भाई सिख ईसाइयों की सबकी सेवा करनी है, हर राज्य की मुझे सेवा करनी है। मुझे लोगों के जो अंदर भावना है मेरे से जुड़ने के लिए, मैं उनको सबको जोड़ता जा रहा हूँ। मेरी तरक्की, मतलब मेरी पार्टी आगे तरक्की करती जा रही है। उस लोगों से इन लोगों को ज्यादा डर भय हो रहा है। पार्टी का यहाँ पर ज्यादा वो दिखता है कि पार्टी की वजह से लोग ज्यादा खरीद नजर आ रहे जी, पार्टी की तरफ से बहुत, क्योंकि पार्टी ने जो 3-4 महीने के अंदर काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अभी हमारी हिंद अमन पार्टी जो गरीबों की बस्तियों में, हॉस्पिटलों में और जा करके उनको खाना, मतलब पका हुआ खाना उनको टाइम पर देने जा रही है, और उसकी भी हम बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे आपको दिखाएंगे और आप लोगों को बुलाएंगे कि वहां पर आपको हम कितने लोगों को पर डे खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं। अमान साहब, अभी आपने एक फोटो स्टेट दिखाई है कॉल हिस्ट्री की, उसमें ये भी कहा है कि अमानतुल्लाह का जो है नंबर है, ये आप बात कैसे कह सकते हैं कि वो अमानतुल्लाह का नंबर है? दूसरी बात, जो गुड्डन और लड्डन है, क्या ये अमानतुल्लाह की सैप पे जो है ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? देखिएगा, ये अमानतुल्लाह की मिस कॉल आई हुई है। अमानुल्लाह ने खुद कहा था इसको विड्रॉ कर लो, विधायक जी ने, लेकिन मैंने कहा जी क्यों विड्रॉ कर लें हम इसको, क्यों इसको केस को वापसी लेंगे? एक तो जमीन पर कब्जा की हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो लड्डन है ये अमानुल्लाह के साथ एक बार नहीं 2 बार बंद हुआ है पिस्टल के। विधायक अभी ये अमानुल्लाह ओखला के विधायक है जी, ओखला विधानसभा के, और ये 2 बार बंद हुआ है उनके साथ। तो ये मेरे कहीं ना कहीं लोगों के आपस में बहुत गहरे संबंध है, और ये कहीं ना कहीं देखिएगा एक राजनीतिक मुद्दा है कि वहां पे जमुना की जमीन है। अब सरकारी डिपार्टमेंट तो आप जानते हो किस तरह से काम करता है, आज उसको शिकायत दो तो 1 साल बाद वो काम करेगा। तो ये क्या करते हैं, वहां पे पहले गरीबों को बसा देते हैं, उसके बाद में बिल्डिंग बना लेते हैं, उसको बेच के भग जाते हैं। हाई कोर्ट की पीआईएल सुनवाई के बाद पुलिस का ऑर्डर हुआ था, तो अभी भी ये काम चल रहा है जो आप बता रही हैं? आप बिल्कुल 100% चल रहा है जी। इतने होने के बाद में भी वहां पे काम लगातार चल रहा है। एक पीआईएल नहीं, 50 पीआईएल मेरे के अलावा लोगों ने भी लगा रखी है। लेकिन वहां क्या है कि वहां पे तो बस एक सिस्टम अलग ही, पता नहीं, ऐसा नहीं लगता कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन खासतौर से पुलिस वहां पे एक आपस में सब मिले हुए हैं गुट, भू माफिया, एमसीडी और पुलिस प्रशासन, ये मिले हुए सारे के सारे क्या नाम है एक काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। वरना एक वही जामिया नगर ओखला था, आज से 10-15 साल पहले चले जाएगा, वहां पे एक आप ईंट नहीं लेके जा सकते थे, वहां पे एक सीमेंट नहीं लेके जा सकते, कुछ नहीं लेके जा। आज वहां पे देखिएगा लगातार रात और दिन काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? बदल गए हालात, बिल्कुल इन्होंने बदल दिए हैं। हालात सिर्फ पैसों की वजह से बदले, गरीबों को लूटा जा रहा है वहां पे। पैसों की डिमांड तो उनका कहना है कि आपने भी की है, इस प्रॉपर्टी पर केस लगाकर, स्टे लगाकर आप पैसों की डिमांड कर रहे हैं। देखिएगा, अगर मैं कोई भी, अगर ये तो कानून आप भी पढ़ोगे, अगर कोई आप हाई कोर्ट चले जाओगे तो पैसों की डिमांड कौन कर सकता है? ये सब झूठी अफवाह है। और हम तो ईमानदारी से आज से नहीं 30 साल से काम कर रहे हैं। हमें कोई बता दे हमने किसी से पैसों की डिमांड की हो, हम किसी से कोई पैसों की डिमांड नहीं करते। हम आईटी पे बैठे हुए हैं। अब ये एशिया का सबसे बड़ा हब है, मीडिया हब, यहाँ से बड़े कोई पत्रकार पूरे एशिया में नहीं है, तो हम यहाँ बैठ करके क्यों डिमांड करेंगे? देखिए, हम तो हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाले हैं। अभी पीछे 70 दुकानें तोड़ी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया हमारी एक क्या नाम है उसमें आता है मीडिया हब में, और तो उनने क्या नाम है उनका गरीबों की दुकान टूटवाने का साथ दिया, एमसीडी को कॉल की थी, तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी स्टे ले लिया, उस पर डायरेक्शन हुई। अभी तक मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जितने भी अभी तक हमने हाई कोर्ट को क्या नाम है पीआईएल रिट लगाई है, सब में हमारे फेवर में जजमेंट और सब में हमारे फेवर में क्या नाम है ऑर्डर पास हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले अखबार में छापते हैं, फिर न्यूज चलाते हैं, फिर आरटीआई लगाते हैं। ये सारी चीज लगाने के बाद में हम क्या नाम है जब हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट हमारी जाते के साथ ही सुनवाई करता है और कंसर्न डिपार्टमेंट को, एमसीडी, डीडीए, पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देता है और फटकार मारता है कि ये क्या कर रहे हो आप। कमिश्नर क्या भी आपने इंटीमेट कर दिया, अब आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, ये जुडिशरी वगैरह सब जगह तो आप इंटीमेशन है, अब क्या आप बोलिए क्या? देखिएगा, मैं शासन प्रशासन और जुडिशरी तो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर जुडिशरी ना हो तो ये लोग रहना खाना पीना सब बंद कर दें। लेकिन शासन प्रशासन से और मैं खासतौर से अपने देश के नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि भाई आप ईमानदारी से काम करें, गलत का साथ ना दें।
ये गलत का साथ दे रहे हैं और अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अब हिंद नंबर पार्टी मैदान में आ चुकी है और अब हिंद नंबर पार्टी ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम कहते हैं कि हम अपने कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में उतारेंगे, खासतौर से दिल्ली में। हम बहुत जल्दी संसद भवन घेराव करेंगे, हम बहुत जल्दी क्या नाम है जनता मंतर पर धरना देंगे। जितना जो भी हो सकता है हमसे शांति के कानून के दायरे में रह करके हम वो काम करेंगे। अमन सर, कुछ टाइम पहले ये सुनने में आया, सूत्रों से पता चला कि अमानतुल्लाह ने आपका कोई आरटीओ पे ऑफिस तोड़वाया था, उसके बाद आपने जो है उसकी बिल्डिंग तोड़वाई है। ये आपका जो जमीनी विवाद को लेके पहले से मैटर चला रहा है, इस तथ्य में कितनी सच्चाई है? देखिएगा, मेरी जो आपने बात कही है ये कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। अमानतुल्लाह ने एक आदमी खड़ा करा था बीजेपी का। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए और बी पार्टियां हैं। ए और बी, बीजेपी ए है और ये बी पार्टी है। तो इन्होंने एक आदमी खड़ा करा था पुरानी दिल्ली का, उससे पीआईएल लगी और ये कहा कि भाई ये 70 दुकानें जो गरीबों की, जो मजदूर थे वहां पर समोसा बेचने वाले, कबाड़ी, चाय वाले, वहां पर ये उनको जिनके घरों में मतलब चूल्हा ही उन दुकानों से चलता था कि ये उसकी जमीन है वक्फ बोर्ड की, लेकिन ये डाल करके भाग गए। जब डायरेक्शन हुई तो वो बोर्ड की नहीं निकली, किसी की नहीं निकली। फिर उस बीच में पंच किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने और प्रताप भवन है, जो इलीगल तरीके से प्रताप भवन भी बना हुआ, उस पर भी हम जा रहे हैं। तो इन्होंने पंच किया और वो एमसीडी प्रेशर में आई, क्योंकि उस टाइम पर सरकार बीजेपी की थी और सरकार आम आदमी पार्टी की थी और बीजेपी की क्या नाम है एमसीडी में थी। वो प्रेशर में आई और उन्होंने एक रात में फिल्मी स्टार में 22 जून 2022 को जब पूरा देश बंद था, छुट्टियां मना रहा था, फिल्मी अंदाज में किसी को सामान नहीं निकालने दिया, बिल्डोजर चलवा दिया। तो फिर हमने उसके बाद में जब हमें पता पड़ी जो लोग इन्वॉल्व थे, हमने उनकी प्रॉपर्टी निकाली, हमने भी क्या नाम है उनको क्या नाम है जवाब दिया। भाई जैसे को तैसा तो देना पड़ेगा। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी आया था, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी स्टे लाया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया खुद गैर कानूनी तरीके से बनना है। टाइम्स ऑफ इंडिया 2017 से आज तक काम चल रहा है, बताइए कहां से फंडिंग आ रही है उस पर। 2017 से रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग की वो उन्होंने परमिशन ले रखी है। बिल्डिंग तीन क्या नाम है बेसमेंट बना दिए उन्होंने और गैर कानूनी तरीके से 2-2 बोर कर रखे उन्होंने और हाइट से ऊपर बिल्डिंग ले गए। तो ये कहीं ना कहीं सारे लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, हमें न्यायालय से बहुत उम्मीद है और देश के अंदर जब तक न्यायालय से लोगों को सांस लेने की पूरी आजादी है, अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। बनी साहब, आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि आप दिल्ली के अलग अलग जगहों पे लगातार कंप्लेन लगाते हैं और कंप्लेन लगाने के बाद पैसे लेके सेटलमेंट करते हैं और कंप्लेन लगाना ही पिछले 3 साल से आपका पेशा है। आप कंप्लेन के बलबूते पे ही यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, क्या कहेंगे इस बात? मैं तो एक बात ये कहूंगा, जिसका बाप जिंदा वो हराम का या हलाल का। मेरी जितनी आपने कंप्लेंटें देखी हैं सारी ऑनलाइन आप मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से चेक कर सकते हो। कोई भी कंप्लेंट में विड्रॉल नहीं है, सारे के सारे जजमेंट हुए, डिस्पोजल हुए और क्या नाम है हमारे फेवर में। एक भी कंप्लेंट में हमने ये नहीं कहा है कि हम इसको विड्रॉल कर रहे हैं। अगर जो विड्रॉल का घर में कोई कंप्लेंट निकाल दोगे तो जो आप चाहोगे वो करूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं पहले सर्च करता हूं, पहले पूरी बारीकी से जाता हूं, उसके बाद में हाईकोर्ट या शासन प्रशासन पे जाता हूं। ओखला में बनने वाले अब ज्यादातर जो बिल्डिंग है, जो मकाने हैं, उनके जो ऑनर है उनका कहना है कि आप उनसे जब तक पैसे नहीं लेते हैं जब तक उनका मकान नहीं बनता। एक भी ऑनर को लाइए ना सामने, एक भी ऑनर को लाइए सामने। और पहली बात तो मैं ऑनर किसी मकान मालिक या किसी गरीब आदमी को कोई भी बता दे कि मेरे उस पर लीड लाइए, मैं उन पे नहीं। मैं जो जमुना के किनारे लोग बना रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, 3-3 बेसमेंट बना रहे हैं, 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल, 8-8 मंजिल बना रहे हैं। अब देखिएगा घटा मस्जिद पे भी पिछले हफ्ते ही बरसात में बिल्डिंग गिरी, 3 मजदूर बिहार के मारे गए। क्या गलती थी उन बेचारों की? वो मजदूरी करने आए थे, पेट पालना आए थे अपना, वो मारे गए। वो क्यों मरे? क्योंकि बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से बन नहीं थी वो। तो ये अगर, और मुस्तफाबाद में कितने मरे? क्योंकि बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से बनी। ओखला में कई मर गए, बिल्डिंग गैर कानूनी। पूरी दिल्ली में लोग मर रहे हैं। तो अब उन लोगों को बचाने की एक मुहिम शुरू रखी। ये हमारा, देखिएगा आप कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में, आपको दुनिया ये कहे कि आप गलत काम करके और आपका दिल ये कह रहा है ना कि मैं सही काम करके आया। आप जमुना किनारे की बात करते हैं तो जमुना किनारे जो मध्यम वर्गीय और जो मिडिल क्लास से लोअर क्लास लोग हैं वही जमुना किनारे जाके बसते हैं। 1-2 अगर प्रॉपर्टी डीलर ने कोई बिल्डिंग बना दी तो उसके आड़ में अगर तोड़ने का आदेश होता है तो कहीं ना कहीं गरीब मजदूर तबके का लोग जो 25 गज 50 गज लेकर के वहां बना रखा है, तो उन सब लोग नुकसान में आ जाते हैं। उन सभी का नुकसान होता है, एक के चक्कर में सारे लोगों का नुकसान होता है। तो कहां तक ये सही है? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपका ये जो सवाल था वो सही है और उसको सही भी नहीं कह सकता कि गरीब वर्ग के लोग आते हैं। गरीब लोग के वर्ग आते नहीं है, उनको लाया जाता है, विदेशों से लाया जाता है, बांग्लादेश से लाया जाता है, भूटान से लाया जाता है और मतलब आसपास के मुल्कों से लाया जाता है। उनको नागरिकता दी जाती है और नागरिकता देने के बाद में उनको वहां बसाया जाता है। पहले वहां पे झुग्गी डलवाई जाती है, उसके बाद में उसमें फिर बाउंड्री करी जाती है, फिर उसके बाद में बिल्डिंग बन जाती है। वो हमने वो छेड़ा रखी है। वो गरीब नहीं है, वो एक क्या नाम है, एक हिस्सा है बिल्डरों का।
फिर वो आदमी पता ना कहाँ चले जाते हैं, उनका पता नहीं, फिर वो दूसरी जगह बसा लेते। तो ये सरकार की हम जगह बचा रहे हैं, हम देश के लिए काम करें, ईमानदार, हम हम ओरिजिनल देशभक्त। आप ये देखिए कॉन्फ्रेंस में देखिए, एक तरफ मेरे सीधा हाथ पे झंडा है, क्या है देश का, मेरी शान, मेरी जान, मैं असली देशभक्त हूं। एक तरफ मेरी पार्टी का झंडा है, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि क्या नाम औरों की तरह और पार्टियों की तरह के हाथ में झंडा, एक हाथ में छुरी। कहीं ना कहीं ये आरोप लगते आए हैं कि पार्टी के आड़ में आप निजी रंजिश को, निजी लोगों से रंजिश निकालते हैं, आपसी दुश्मनी को पार्टी के आड़ में निकालते हैं आप। नहीं, जिन लोगों से आपकी दुश्मनी होती है, आपको बता दूं, बिल्डिंग को टारगेट करते हैं। ओखला में अधिकांश बिल्डरों का कहना है कि आपकी आपसी रंजिश के कारण उन सबकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, वो आपको पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप पीआईएल लगा के उनकी बिल्डिंगें तोड़वा रहे हैं। देखिएगा, ये सब जो झूठे आरोप है। पहली बात तो मैं किसी को बोले, और पहली बात तो ओखला में कोई बिल्डर नहीं है, कोई बिल्डर लाइसेंस दिखाए ना करके, परमिशन दिखाए, और जो बिल्डिंग है वो बना रहे हैं उनके नक्शे दिखाए। तो गैर कानूनी काम तो ना मैं करने दूंगा, ना मेरे देश की सरकार करने देगी, ना मेरे देश की न्यायालय करने देगी। आप ये कान खोल के सुने, बिल्डरों को भी सुना दें कि मैं गैर कानूनी काम नहीं होने दूंगा, ना वहां पे फर्जी बिल्डिंगें बनने दूंगा, ना फर्जी। आप कह रहे हैं गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। पूरा ओखला जो है वो क्या नाम है, इसमें आता है, क्या नाम है आपको, ओजोन में आता है, जमुना किनारे ओजोन में आता है। और ये कहा जाए कि वो सारा जो जमीन खेती की जमीन है सारी, तो उस पर मकान बनाए जा रहे, खेती नहीं करके मकान बनाए जा रहे लंबे समय से, और वहां पावर ऑफ अटर्नी चलती है, रजिस्ट्री तो चलती नहीं है। एक एक जमीन को कई बार बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, गरीब लोग उसका शिकार होते हैं, और लास्ट में जाकर के उस पर कोई गरीब अगर बैठा है तो वो अपना मकान छोटा मोटा बनाता है, तो उन सब को इसका नुकसान हो रहा है। देखिएगा, पहली बात तो ये है कि वहां पर जो हमसे पहले जो ओजोन में या जो लोग खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, हमें उसकी जानकारी। जब से अमन न्यूज ओखला के अंदर पहुंचा है, जब से हम ओखला के अंदर पहुंचे, तब से हमें ये बता दो, किसी भी गरीब के प्लॉट पर कब्जा हुआ है, किसी भी गरीब के फ्लैट पर कब्जा हुआ, किसी के साथ अत्याचार हुआ है, वही तो हम क्या नाम है आवाज उठा रहे। हम अभी तक का रिकॉर्ड है, किसी के हाथ में क्या नाम है हमने कब्जा नहीं होने दिया, किसी गरीब को नहीं सताने दिया। अब ये गरीब ही तो था। अब देखिएगा, इस गरीब को बेचारे को, एक यादव है, नरेश या कुमार यादव, वो गरीब है और ऊपर से शरीफ है, ठीक है ना, वो जमींदार लोग घराने से, लेकिन वो बेचारे शरीफ आदमी है। उनके प्लॉट पे कब्जा किया गया, उनके मकान पे गैर कानूनी तो बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब इसकी मैं आवाज उठा रहा हूं तो मुझे धमकी दी जा रही है, मेरी पार्टी को खत्म करने की जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे गोली मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये कहाँ का न्याय साहब के दायरे में? ये तो जो आप बता रहे हैं, ये तो सब इमोशनल बातें हैं। कानून के दायरे में कोई गरीब अमीर नहीं है, कानून अपना काम करेगा, आप ये कह सकते जी। नहीं, कानून तो देखिए अपना काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घेर लो, बना लो, कानून भी पूरा ओखला ही इनलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको लीगल नहीं मानती, इनलीगल है पूरा ओखला। फिर भी वहां लोग रह रहे हैं, लोगों की बसावट है, और धीरे धीरे वो लीगल के तरफ बढ़ रहा है। क्या इनलीगल, पूरी कॉलोनी ही इनलीगल है, पूरा ओखला ही इनलीगल बसा हुआ है। तो हम ओखला के खिलाफ नहीं है, ना ओखला की जनता के खिलाफ है, ना ओखला के मकानों के खिलाफ है। हम उनके खिलाफ है जो फर्जी बिल्डर, बदमाश के रूप में यहाँ आकर के बिल्डर बन गए, उन पर लाइसेंस नहीं है, वो जल्द आनन फानन में बिल्डिंगें बना रहे हैं, बेसमेंट खोद रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही है, लोग मर रहे हैं, या एमसीडी तोड़ रही है, हम उनको बचा रहे हैं। लोगों, हमें ओखला की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। आपका सबसे ज्यादा विवाद वो लोग जो सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, गैर कानूनी, उनके खिलाफ हम क्या नाम है, फिर हम कानून को ही बताते हैं। शासन पहले पुलिस को बताते हैं, फिर एमसीडी को बताते हैं, फिर डीडीए को बताते हैं, फिर आरटीआई लगाते हैं, फिर अखबार में छापते हैं। हम रेगुलर तरीके से काम करते हैं। आपकी सबसे ज्यादा लड़ाई ओखला के लोगों से, और सबसे ज्यादा ओखला के लोग आपके बारे में बात करते हैं, और ओखला से ही सबसे ज्यादा लड़ाई है। आखिर टारगेट आप ओखला को ही क्यों कर रहे हैं? मैं इतना बड़ा, इसका क्या कारण? मैं इतना बड़ा मजबूत आदमी आपके सामने, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं कहाँ कितना कमजोर से बंदा हूँ, मैं किससे लड़ सकता हूँ? ओखला में बड़े दबंग लोग रहते हैं, आपको पता है ओखला में तो आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं। जो मैंने पीआईएल लगा रखी है, क्या नाम है 96-24, उसमें तो घुसपैठियों को पूरे को देश से बाहर निकालने की, वो उसके घर में आतंकवादी पकड़े गए थे। तो मैं तो बड़ा कमजोर हूं, मैं तो हाथ जोड़ता हूं सबसे, मैं किसी से लड़ने लायक नहीं हूं। मैं तो कलम का सिपाही हूं, कलम से ही बात करूंगा। और अब मुझे तो जुबान इसलिए चलानी पड़ रही है क्योंकि मैंने पार्टी बना ली है, मैंने तो शुरू से कलम से बात की है। मैं कानून के दायरे में बात कर रहा हूँ, मैं कानून से ही बात करता हूँ, कानून के बाहर बात नहीं करता। क्या आप मानते जो भी आप कार्रवाई करते हो कानून के अधीन करते हैं, कानून में ही रहना? 100% कानून के दायरे में काम करता हूँ, और कानून के दायरे से मैं बाहर जाता ही नहीं। अब देखिए, मुझे गाली बकी जा रही है, मुझे धमकी दी जा रही है, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखो, मैं कानून के दायरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग ये है कि आप अपनी ये बात रखना चाह रहे हैं, जो भी काम आप लगातार जारी रखिए, कानून का अधीन ही काम करेंगे, चाहे आपकी पार्टी के देखिएगा या मीडिया के थ्रू। देखिएगा, मैं दोनों काम कर रहा हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी टीम है 18 राज्यों में, क्या नाम, मेरा अखबार चल रहा है, उसी अखबार को मैंने कन्वर्ट पार्टी में कर दिया है। और मैं आपको एक जानकारी ये भी देना चाहता हूँ कि
हम कानून के दायरे में जान दे सकते हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं और कानून तोड़ने नहीं देंगे। हम अपने तिरंगे पे कोई आंच नहीं आने देंगे, हम अपने कानून पे कोई आंच नहीं आने देंगे, हम अपने सिस्टम पे कोई आंच नहीं आने देंगे। अगर कोई भी कान खोल के सुन ले, अगर इस काम को तीनों में से कोई करता है तो देशद्रोही नहीं, सबसे बड़ा मेरा विद्रोही है वो। मैं ऐसे आदमी को कभी बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दायरे में उसको सजा दिलाई जाएगी और कानून के ही लिए हम काम कर रहे हैं, देश के लिए काम करें, देश की जनता के लिए काम करें। अरे तुम भी भला कर रहे हो, अगर आप भले आदमी हो, लाइसेंस बन रहा हो, बिल्डिंगों को कानून के दायरे में बनाओ, परमिशन लाओ, वो क्यों नहीं ला पा रहे हो आप? पता नहीं आप लोग क्या नाम है, बिल्डिंगें बनाते हो, पैसा कमाते हो, भग जाते हो। गरीब जनता मरती है, गरीब जनता लुटती है, गरीब जनता क्या नाम है परेशान होती है। तो ये हम उस पर मुहिम छेड़ रखी है हमने और इस काम को हमारा लगातार हम करते रहेंगे। और हमारे साथ आपको बता दें लाखों करोड़ लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि एक बिल्डर पूरे इलाके को सता देता है। देखिएगा मेरा संदेश ये, सबसे पहले तो मेरा संदेश है, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है, मेरे भाई बहनों और बुजुर्गों को। और मेरा संदेश ये है कि देखिएगा सांप का काम होता है डसना, बिच्छू का काम होता है डसना और लोगों का काम होता है बचाना। तो मेरा तो काम वो डसते रहे, मैं बचाता रहूंगा, मैं अपनी जनता को बचाता रहूंगा, वो डसते रहेंगे। तो ये सांप और बिच्छू वाली लड़ाई है और क्या नाम है, इसमें हम कानून के साथ काम करें, गैर कानूनी तरीके से। और संदेश मेरा ये है कि आप भाइयों जनता को, मेरे देश की जनता को, मेरे देश की दिल्ली राजधानी को, मेरे देश के ओखला को लूटना छोड़ दो और कहीं और चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, बहुत बड़ा राज्य है वो, वहां भूखमरी फैल रही है, वहां जाओ ना तुम, वहां क्यों नहीं जाते हो? बांग्लादेश में चले जाओ। अबे तुम मेरे भारत को मैं लूटने नहीं देने का हूं, मैं जान दे दूंगा लूटने नहीं दूंगा। फर्जी बिल्डरों सुन लो आप मेरी बात, ये मेरे लिए आपके संदेश है, मेरी देश की जनता के लिए मेरा नमस्कार है, प्यार भरा नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।